हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बिग बॉस बिग आइडिया और आज के हमारे खास मेहमान है डॉक्टर सी के नारायण, फाउंडर नियो ट्रेडर एंड ग्रोथ एवेन्यूज। 40 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं डॉक्टर नारायण शेयर बाजार में और कोई भी नाम लीजिए, ब्रोकिंग, मार्केट मेकिंग, एनालिसिस, पोर्टफोलियो एडवाइजरी सर्विसेज, पीएमएस सर्विसेज, ट्रेनिंग, सब कुछ में महारत रखते हैं डॉक्टर नारायण। डॉक्टर नारायण जो है वो प्रोफेशन से पहले डेंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने फिर स्विच किया और इक्विटी मार्केट्स में आए। आइए उन्हीं से जानते हैं उनकी जर्नी कैसी रही इन द इक्विटी मार्केट्स। उन्हीं से पूछते हैं कि कैसे अनुभव रहे और उन अनुभव को देख के हम भी थोड़ी बहुत जो है उनसे इंस्पायर होके आगे बढ़ते हैं। आज हम वेलकम करते हैं डॉक्टर नारायण को। वेरी गुड आफ्टरनून सर, वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you for having me here. Pleasure. प्लेजर सर। सर, आपका जो करियर की शुरुआत हुई वो एज अ प्रोफेशनल डेंटिस्ट हुई, लेकिन फिर आपने स्विच किया इक्विटी मार्केट्स में। पहली बात तो ये कि इक्विटी मार्केट से क्यों, क्या फैसिनेशन रहा, क्यों आप फैसिनेट हुए इक्विटी मार्केट से, और अभी तक की जर्नी आपकी इक्विटी मार्केट्स में कैसी रही? Well, ये तो लंबी कहानी है। ये शुरुआत हुई करीबन 1977 में। आई थिंक शुरू से ही, जब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था, तब से ही मुझे शायद एक एनालिटिकल माइंड था। ये अब मेरी रुचि एनालिसिस की तरफ थी। अब ये हो गया कि आई हैड द मार्क्स तब। उस समय में 1970s 80s में आपके पास सिर्फ दो कैरियर चॉइसेस थे, या तो आप इंजीनियर बनो या यू गो टुवर्ड्स मेडिसिन। राइट। तीसरा कोई कैरियर ही नहीं होता था उस समय पे। तो मार्क्स थे तो मैं मेडिसिन में चली गया, कंप्लीट कर लिया डेंटिस्ट्री। बट इन एंड थ्रू डेंटिस्ट्री भी मेरी रुचि रही कोई एनालिटिकल काम करने के लिए। तो वो माइंड का कोई क्वालिटी था। तो ऐसा हुआ कि उस समय में कुछ इंटरेस्ट पड़ गया स्टॉक मार्केट में। तब स्टॉक मार्केट वाज वेरी स्मॉल। और 1980 में एक छोटा सा बूम हुआ था, 1980-81 में। और उस बूम के दरमियान थोड़ा मेरे फादर जो गुजर गए थे तब, तो उनके कुछ 2-4 शेयर पड़े हुए थे घर पे। तो उसको मैं ट्रैक वगैरह करने लगा एंड फिर वहां से रुचि बढ़ी और बढ़ते गई। मैं फिर किताबें मंगाया अपने दोस्तों से। तब यहाँ पे कोई किताब नहीं मिला करता था, तो आई यूज्ड टू गेट इट फ्रॉम अमेरिका। तो दोस्तों को लिखा करता था कि भाई कोई मार्केट के बारे में भेजो कोई किताब। तो ऐसे मंगाते मंगाते किसी ने मुझे 2 किताब भेज दिया टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस जब मैंने पढ़ा किताब, तो उसमें आई थिंक माय एफिलिएशन टू दैट बिकेम वेरी ग्रेटली एनहांस्ड। कि वो मुझे बहुत इम्प्रेस किया कि भाई टेक्निकल एनालिसिस। तब तक कुछ 81-82 हो चुका था। और 4-5 साल से लगातार मैं कुछ मार्केट में थोड़ा इधर थोड़ा उधर कुछ भी डैबलिंग करता था इन्वेस्टर के तौर से। और चूंकि तब केवल फंडामेंटली हुआ करता था, तो आई यूज्ड टू रीड बैलेंस शीट। इवन दो मैं कोई डेंटिस्ट्री का पढ़ाई कर रहा था, आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू रीड बैलेंस शीट। इसके लिए जाके किताबें ले आता था। तो ये पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से सब कुछ हुआ। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस भी की। बट 1984 में जब मार्केट में बहुत बड़ा बूम हुआ, ये राजीव गांधी के इलेक्शन के बाद जो समय था जी, उसपे इतना बड़ा बूम हुआ और मुझे बहुत सारा सक्सेस मिला मार्केट में। तो मैंने कहा यार ये तो अपनी पसंदीदा चीज है, मैं यहाँ पर एनालिसिस भी कर सकता हूँ और यहाँ रुपये भी बन रहे। राइट। तो दिस वाज लाइक अ डबल बेनिफिट। तो मैंने कहा अभी मैं शिफ्ट ही कर लेता हूँ। तो कुछ 1980 से 84 तक मैंने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस भी चल रही थी ठीक ठाक, मुझे कोई डेंटिस्ट्री से कोई आपत्ति नहीं थी। बट रुचि ज्यादा स्टॉक्स एनालिसिस में थी, तो मैं वहां आ गया एनालिस्ट बन के। फिर वहां से हर जो पड़ाव है स्टॉक मार्केट की, उसमें कहीं ना कहीं आई केप्ट ट्राइंग माय हैंड। इट हैज बीन अ नाइस जर्नी। वो करते करते क्लाइंटल बिजनेस भी कर लिए, ब्रोकिंग भी कर लिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कर लिए, मार्केट मेकिंग भी कर लिए, सब कुछ कर लिए। इंस्टीट्यूशन के साथ भी काम कर लिए, एफआई के साथ भी काम भी कर लिए, खुद के भी सेटअप कर लिए। जी। सो अ नाइस राउंड
जर्नी विच आई एम क्वाइट हैप्पी। आज 40-45 साल हो गए ये करते करते, एंड आई एम हैप्पी टू स्टे दैट नॉट वन मोमेंट ऑफ रिग्रेट फॉर हैविंग मेड द स्विच। डॉक्टर नारायण, आपने कहा कि आपने एक टेक्निकल एनालिसिस 80s में शुरू किया, जब इंडिया में टेक्निकल का नाम ही नहीं था, नोबडी न्यू अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, और वहां से अब तक हम अगर देखें तो टेक्निकल की शुरुआत जो हुई वो 2000 के साथ ही, जब हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कदम रखा, एनएसई ने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग शुरू हुई, तब थोड़ा बहुत टेक्निकल लोग समझने लगे, लेकिन टेक्निकल ज्यादा समझते नहीं थे लोग। तो आपको कोई दिक्कतें पेश आई? क्योंकि जब आप क्लाइंट को समझाते थे कि ओके आई एम डूइंग हिस्टोरिकल चार्ट्स, आई विल स्टडी हिस्टोरिकल चार्ट, बाहर की बात दूसरी है, डेवलप्ड मार्केट्स की बात बिल्कुल दूसरी है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आई होगी आपको। बिल्कुल, बहुत सारे दिक्कतें आई, क्योंकि देखिए इट्स अ ह्यूमन नेचर कि भाई जिस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं है उसको हम हमेशा शक की नजर से देखते हैं, वी डिस्ट्रस्ट इट। राइट। और जहां पर आप समझना नहीं चाहते तो आप उसको पुट डाउन भी करेंगे, बोले उसके खिलाफ भी बात करेंगे। तो ये बहुत एक प्रॉब्लम रहा ऑल थ्रू द जर्नी। तो मैंने ये स्टैंड लिया कि मैं यहाँ पर दुनिया को सुधारने नहीं निकला नहीं हूँ, किसी को कन्वर्ट करने के लिए निकला नहीं हूँ, मैं बस अपने काम करने के लिए आया हूँ। सो मैं सीखते गया, जो मुझसे सहमत थे उनसे बात करते गया, जो नहीं मानते थे हैड नो आर्ग्यूमेंट, बोले कोई बात नहीं, मार्केट इज लार्ज इनफ कि यहाँ सब लोग को एग्जिस्ट करते हैं। मार्केट में सब लोग है, फंडामेंटल एनालिस्ट है, एस्ट्रोलॉजी वाले हैं, न्यूमरोलॉजी वाले हैं, और जो तुक्का लगाते हैं वो तो बहुत सारे हैं। हाँ, तो यहाँ पे तो सब लोग हैं, तो उसमें टेक्निकल एनालिस्ट भी मौजूद है, तो देयर इज रूम फॉर एवरीबॉडी। तो ये जो दिक्कत तो हुई अनडाउटेडली, बट जैसे आपने सही कहा 1995 में एनएसई की जब भी शुरुआत हुई तब एनएसई वाज वर्चुअली अ टू स्टॉक एक्सचेंज। मतलब वहां टाटा स्टील और रिलायंस केबल ये दो ही स्टॉक एक्टिवली ट्रेड हुआ करता था जब एनएसई शुरुआत हुई। दिस माइट साउंड अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर सम पीपल, क्योंकि आज एनएसई की इतनी जबरदस्त वॉल्यूम चल रही है, बट शुरुआत में एनएसई वुड ट्रेड ओनली टू स्टॉक, हालांकि सब लिस्टेड थे, बट ट्रेडिंग अधिकतर 95% ऑफ द ट्रेडिंग यूज्ड टू बी टाटा स्टील एंड रिलायंस। तो वहां से जब ये इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ ट्रेडिंग शुरू हुआ, वहां से ये जो टेक्निकल एनालिसिस की जो रोल थी वो धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर इंटरनेट आया, ईमेल आया, वेबसाइट्स आए, एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद पीपल बिकेम इजियर, और लोगों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचने लगी कि पीपल कुड एक्सेस द नेट, और वहां से कोई रीडिंग कर लिया टेक्निकल्स के बारे में। तो जो 100% इग्नोरेंस जो था वो धीरे धीरे घटते घटते आया, और जब ये मार्केट एक्टिव हो गया 2002-03 के बाद, और सिस्टम भी एकदम रोबस्ट हो गए अपने ऑनलाइन ट्रेडिंग के वगैरह, तो आई थिंक वहां से जो टेक्निकल की दौड़ शुरू हुई है वो आज तक खत्म नहीं हुई, एंड जस्ट बीन प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। यस। डॉक्टर नारायण, आपने 40-45 साल में बहुत सारे अप साइकिल्स, बहुत सारे डाउन साइकिल्स मार्केट्स में देखे होंगे, बहुत सारी क्राइसिस भी देखी होंगी जिसको आपने अच्छे से टैकल किया है, तभी आप यहाँ इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं जहां आप अभी है। तो ये जो साइकिल्स रहते हैं, इनको टैकल करने का कोई टेक्निक होता है, या फिर कुछ व्हाट इज दैट मेड यू सक्सेसफुली हैंडल द सिचुएशंस दैट यू हैव गॉन थ्रू इन लास्ट 45 years? See, cycles so is part of nature, part of human beings work. We are diurnal circle, biorhythmic circles अपने अंदर जो है, बाहर सीजनल्स है, डे के जो है साइकिल्स आर एवरीवेयर। तो जाहिर है कि साइकिल्स मार्केट में भी होंगी, बट साइकिल्स का कोई डायरेक्ट मेजर होता नहीं, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है साइकिल का मेजरमेंट करने के लिए, काफी सारे टूल्स यूज करने पड़ते हैं, और बहुत सारे ये टूल जो है ना वो इंडिकेटिव होते हैं, दे आर नॉट डायरेक्ट रीड की भाई A+B=C, ऐसा डायरेक्ट रीड आउट नहीं मिलता, राइट। बट चूंकि साइकिल्स आर वेरी मच प्रिवेलेंट इन नेचर एंड विद इन एवरीथिंग दैट मैन डज, तो जाहिर है कि मार्केट में भी साइकिल्स के इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा पड़ते हैं। तो साइक्लिकल एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। अब बिजनेस साइकिल्स होते हैं, वो फंडामेंटल्स में जो काम करते हैं वो बिजनेस साइकिल की ओर देखते हैं। उसी तरह आई लुक एट
प्राइसेस में क्या साइकिल्स आते हैं। तो अभी आप लेंगे तो एक कॉमन जो डिवीजन है अपना, बुल मार्केट बेयर मार्केट। तो बुल मार्केट और बेयर मार्केट भी तो साइकिल्स ही है। अब उसके अंदर एवरेजिंग करके अपन बताते हैं कि भाई बुल मार्केट्स लास्ट फॉर 4-5 years एंड बेयर मार्केट्स लास्ट फॉर 2-3 years। ये ब्रॉड एवरेजिंग है। और उसके अंदर जो बुल मार्केट और बेयर मार्केट की ब्रॉड क्लासिफिकेशन है, उसके भीतर जो है बुल फेसेस और बेयर फेसेस, जो महीने चलते हैं, जो हफ्ते चलते हैं, जो कई दिन चलते हैं, एंड जैसे जैसे ट्रेडिंग बिकेम फास्टर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो ये जो साइकिल्स है ये शॉर्टन होते गए। अभी इंट्राडे साइकिल्स हो गए, आवरली साइकिल्स हो गए, हाफ एन आवर हो गए, मिनट्स के साइकिल्स हो गए, क्योंकि अभी अपने पास वो टूल सेट है जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड है, जिसके जरिए हम ये साइकिल्स को मेजर कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली ट्रैक देम। और ये जो जितना टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हो रही है, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर मेकिंग द साइकिल स्मॉलर एंड स्मॉलर। आप पहले देखेंगे तो सारे मार्केट जो भी है ग्लोबली, ये सारे कोरिलेटेड हुआ करते थे। मतलब एसेट अलोकेशन एक मार्केट से निकल के दूसरे मार्केट में जाता था जब इसकी साइकिल खत्म हो जाती थी। तो ये मल्टी डेकेडल, मल्टी ईयर ऐसे साइकिल्स हुआ करते थे। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होते गया, मार्केट का जो आइडेंटिटी है या जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होते गया। जैसे हेज फंड्स वगैरह आ गए यूएस में, तो ये सब सारे शॉर्टर साइकिल खेलने लगे, ये लॉन्ग शॉर्ट खेलने लगे। नहीं तो पहले के जो म्यूचुअल फंड से या एसेट मैनेजमेंट कंपनी से वो सिर्फ लॉन्ग ओनली थी, आज भी काफी लॉन्ग ओनली है। बट हेज फंड्स के जो कंसेप्ट आए तो वो आ गए, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स आए। आज के तारीख में दौड़ आ गया एआईएफ के, और एआईएफ के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ एआईएफ। अभी रिसेंटली आप देख रहे हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की दौड़ हो गई। सो देयर इज अ कांस्टेंट चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन द मार्केट, और ऑल ऑफ दीज आर शॉर्टनिंग द साइकिल्स। जो पहले 10-10, 20-20 साल के साइकिल चल रहे थे वो तो अभी गए, क्योंकि इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो होता था ना, पहले किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं होता था, गिने चुने लोगों के पास ही इंफॉर्मेशन होता था, और उसको यूज करके वो लोग लंबा साइकिल चलाते थे। बट जैसे जैसे नेट आया और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, टेलीविजन आया, 24 आवर टेलीविजन हो गया, बिजनेस चैनल्स आ गए, उस पे एक्सपर्ट्स आ गए, कमेंट्री हो गया, आई थिंक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री हैज नाउ बीन कंप्लीटली डेसिमेटेड। तो इसके बिकॉज ऑफ दिस एंड द एबिलिटी टू ट्रांसलेट दैट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एक्शन, इसके कारण जो साइकिल्स है आज के तारीख में बहुत छोटे हो गए और छोटे होते ही जा रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग साइकिल्स आर इन मिनी सेकेंड्स एंड माइक्रो सेकेंड्स। मतलब एक माइक्रो सेकेंड में ओवरसोल्ड से ओवरबॉट हो जाता है स्टॉक, जो पहले बरसों या डेकेड्स चला करता। सो आई थिंक साइकिल्स आर चेंजिंग, बट लोगों में इतना जल्दी ये जो लर्निंग होना चाहिए अबाउट साइकिल्स वो तो हुई नहीं, क्योंकि साइकिल्स की जानकारी देने वाले बहुत कम है। और साइकिल्स की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तब तक उनके साथ काम करना भी मुश्किल हो जाता है। सो देयर इज अ नीड फॉर एजुकेशन, धीरे धीरे वो भी हो रहा है। आई थिंक दैट इज हैपनिंग नाउ स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली, वेयर पार्टिसिपेशन इटसेल्फ इज क्रिएटिंग द नीड फॉर लर्निंग। और जैसे जैसे लर्निंग होगा, पीपल विल लर्न टू डील विद शॉर्टर एंड शॉर्टर साइकिल्स। तो ये जो लॉन्ग हेल्ड कंसेप्ट है कि मनी इज मेड ओवर द वेरी लॉन्ग टर्म, मतलब आप बाय एंड होल्ड एंड फॉरगेट इट, ये सब थियरी जो है वो धीरे धीरे बदलने लगे। और एक और साइकिल है, अब 2 मिनट दे तो वो भी बात कर लूं। ये एक और साइकिल है जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग है। पहले क्या था, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड आए थे शुरू में, मास्टर गेन वगैरह जब आए थे 90s में, अर्ली 90s में, वो सब क्लोज एंडेड थे 5 साल के लिए वगैरह। फिर देन दे चेंज इनटू ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। फिर वो एनुअल रिजल्ट दिया करते थे, फिर 6 महीने के रिजल्ट दिया करते थे। तो शुरुआत में एक साइकिल चलता था मार्च टू सितंबर और सितंबर से मार्च। अब हो गया क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब जितने भी फंड मैनेजर्स है, जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स है, वो सब दे आर ऑल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ क्वार्टर्स, कि क्वार्टरली रिजल्ट क्या देवे, क्योंकि उसके पीछे इतना अप डाउन हो रहा है, इतना फ्लक्चुएशन, इतना वोलेटिलिटी हो रहा है कि फंड मैनेजर्स आल्सो कैन नॉट इग्नोर कि भाई ये छोटे साइकिल में क्या हो रहा है।
क्या तो right. whether it is fund managers or the small investor or the fastest trader, everybody is having to look at cycles now, और ये साइकिल की सीख लेना बहुत जरूरी है, एंड वो भी जल्द। डॉक्टर नारायण, चलिए आप करंट सिनेरियो की बात करते हैं। जैसे आपने साइकिल की बात की, और अब ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट हाइक का साइकिल शुरू हो चुका है। We saw aggressive rate hikes by Fed. We saw RBI hiking interest rates. Every central bank is on the verge of hiking interest rate, और ये थम नहीं रहा, ये खत्म नहीं होता दिखता है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रही। ये जो इशू है ज्यादा डेवलप्ड मार्केट के साथ है, हमारा थोड़ी बाजार जो है बिकॉज ऑफ द इंटरनल डिमांड, वी आर ट्राइंग टू stay well among the emerging markets. तो ये साइकिल की जो बात हो रही है डॉक्टर नारायण की, रिसेशन यूएस में शुरू हो चुका है, यूरोप यूरोजोन इज ऑलरेडी इनटू रिसेशन, ये साइकिल कब खत्म होगा और इससे बाहर कब निकला जाएगा? देखिए, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, ये सब जो है, दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी एंड दे आर इनएक्सॉरेबल साइकिल्स, इन द सेंस कि वो हमेशा रहेंगे जी, और उसकी दौड़ तो चलते ही रहेगी। इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ सीइंग इट फ्रॉम अ सर्टेन टाइम पर्सपेक्टिव। अब आप लेंगे यूएस में, जहां पर सबसे ज्यादा बवाल हो रहा है इस विषय को लेकर के, तो ये जो डॉलर इंडेक्स जो था, वो मेरे ख्याल में इंट्रोड्यूस हुआ करीबन 1980 या 83 में, और वहां से जो डॉलर की इक्विवेलेंट था और ये जो रेट्स है उधर, वहां से लगातार गिरावट है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखेंगे इसके, तो द वैल्यू ऑफ द डॉलर हैज बीन फॉलोइंग एंड यूएस इंटरेस्ट रेट्स हैव आल्सो बीन फॉलोइंग। और हाल में इन द 2000 टू 2010 2020 वाला डेकेड्स में, ये साइकिल जो है इंटरेस्ट रेट की, इट हैड कम टू अ रिडिकुलसली लो लेवल, जहां पर सर्टेन कंट्रीज इन यूरोप, जैसे स्विट्जरलैंड है और कोई नॉर्डिक कंट्रीज वगैरह वगैरह है, वहां पर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट की तरफ हो गई। सो एवरीथिंग इज डन टू एन एक्सेस। जैसे क्रूड ऑयल का भाव एक बार -$40 भी बिक गया फॉर सम स्पेसिफिक रीजंस। तो साइकिल्स कहीं ना कहीं सेल्फ करेक्टिंग होते हैं। तो एक्सेस की तरफ हो गया तो सेल्फ करेक्शन होगा। अब 1%, 1.5% इंटरेस्ट रेट से ये अभी 3-4% हो गया, जैसे उनके मॉर्गेज रेट्स 1-1.5% से 4% के आसपास है। तो एवरीबडी इज अप इन आर्म्स, और इन्फ्लेशन 40-year हाई ऐसे बता के बहुत बड़ा बवाल हो रहा है। बट नोबडी टॉक दैट फॉर द earlier 40 years you dropped for so much down. Uska kya? So everything is correcting something which has happened in the past. So जो 40 साल का चीज हुआ, वो एक साल में तो उसका करेक्शन होगा नहीं। तो उसका करेक्शन को भी थोड़ा समय लगेगा। This has to be accepted. अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग आज जो मार्केट में है, जो एनालिटिकल जॉब्स में है, जो फंड्स मैनेज कर रहे हैं, या बड़े बड़े हाई स्ट्रीट बैंक्स में है, दे आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ द लास्ट 10 years और द लास्ट 15 years। और ये लास्ट 10-15 साल में ये लोग ने लो इंटरेस्ट रेजिम, लो इन्फ्लेशन रेजिम, सिर्फ इससे वाकिफ है। दे हैव नेवर स्टडीड हिस्ट्री। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जनरलाइज, ऐसा एक तौर पे बात कर रहा हूँ। देयर आर पीपल हु हैव डन ऑल दिस, बट देन मोस्ट ऑफ द पीपल आर, दे कैन रिएक्ट फ्रॉम ओनली व्हाट दे नो। करेक्ट। जब आपका अंडरस्टैंडिंग ही पिछले 10-15 साल का है, जहां पर लो इंटरेस्ट रेजिम और लो इन्फ्लेशन रेट है, और सडनली उसमें कोई तब्दीली आती है और आपके पास उस जानकारी है नहीं हाउ टू डील विद इट, हाउ टू प्लेस दिस इन अ प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, तो आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 1% का 4% हो गया, मतलब दिस इज टू मच। कल को आर्मागेडॉन हो जाएगा, यूएस विल शट डाउन, रिसेशन, ये वो जो 2008 की आया, तो तभी हमने बोल दिया कि भाई हाइपर इन्फ्लेशन यूएस का ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हुआ तो कुछ नहीं। They just found another way. They printed more money, and the economy and the size and everything was so large that they could manage with the QE. Correct. अब इंग्लैंड इतना बवाल कर रहा था इन्फ्लेशन का, सडनली अभी QE का बात हो रहा है, because they are not able to control. So everybody is learning to deal with all this. You see? Right. तो इसमें समय तो लगेगा। अब 2008 की जो क्राइसिस हुई, वो इतना बड़ा क्राइसिस क्यों हुआ? क्योंकि ये जो मॉर्गेज
you know, that situation which had got chopped up and toxic Yes. assets and all that, हम्म, उसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं था। तो पहला तो प्रॉब्लम क्या है ये तो समझ में समय गया, राइट, उसके बाद ही तो हल ढूंढ सकते हैं। तो वैसे ही अभी भी वही सिचुएशन है कि लोग दे आर ग्रैपलिंग विद कि व्हाट इज द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम जब समझ में आ जाएगी, बट फॉर्चुनेटली वो टॉक्सिक एसेट्स के सामने कंपेयर टू दैट ये इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का जो भी मामला है, इसके बारे में लोग दे नो हाउ टू डील विद इट। सो इट विल नॉट बी लाइक अ 2008 टाइप सिचुएशन जहां लोगों को मालूम ही नहीं था कि प्रॉब्लम क्या है। जी। तो उसमें ज्यादा समय लगता है। जो नोन है, इकोनॉमिस्ट आर डूइंग स्टडिंग ऑल दिस मॉर्निंग टू नाइट, तो जानकारी है, सिर्फ यही है कि प्रॉब्लम क्या डायमेंशन का है, उसके सोल्यूशन कितना जल्द निकाल सकते हैं। सो मुझे नहीं लगता है कि ये 40 साल की गिरावट आएगी तो 40 साल इट विल राइज, नो दैट विल नॉट हैपन। वी विल फाइंड सॉल्यूशंस क्विकली, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन 2-3 months also. So it will run for a little time. ओके, चलिए अब बाजार की बात करते हैं डॉक्टर नारायण। निफ्टी के लेवल्स अगर हम देखें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट सी हो गई है, 16,800 टू 18,000 का लेवल देखा जहां वो सस्टेन नहीं कर पाया। सो इट्स ट्रेडिंग इन अ वाइड रेंज, बट वोलेटाइल भी बहुत है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मार्केट की दिशा और दशा आने वाले समय में कैसी रहेगी? आई थिंक इसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना पड़ेगा कि बिल्कुल 2020 में जो बॉटम हुई, वहां पर निफ्टी की आंक थी 7,500, ठीक है, और वहां से जो दौड़ चली टिल अक्टूबर ऑफ 2021, जहां पर निफ्टी की हाई बनी कुछ 18,450, और दिस वाज अ बिग राइड। ये बहुत जबरदस्त रुझान चली निफ्टी की, और इसमें कई कारण थे। इवन दो FIs were not participating, डोमेस्टिक मनी इतना जबरदस्त आया, रिटेल का मनी इतना जबरदस्त आया कि वो जो FI सेलिंग, उसके बावजूद भी वी वर एबल टू मेंटेन। बट इसमें क्या हुआ कि मार्केट जो है, इंडेक्स जो है, वो करीबन 2-2.5 टाइम हो गया, 7,500 का 18,500 हो गया। अब अक्टूबर 2021 से जो गिरावट आई, वहां पर निफ्टी गिरी केवल 16%, ठीक है। तो जो अबाउट 140% की जो राइज हो गई, 140-150%, उसका करेक्शन जो है वो केवल 16% हो। तो ऐसा है कि व्हेन मार्केट इज एक्सट्रीमली अनविलिंग टू गिव अप, मतलब जो मैंने खरीद रखा है वो मुझे छोड़ने में इच्छा ही नहीं है। तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि जो चीज मैं लिया हुआ हूं वो मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ्यूचर भी कोई खराब नहीं लगता कि मैं ये माल को छोड़ दूं, और जहां कहीं भी मौका मिलता है मैं और माल ले रहा हूं। दिस हैज बीन द ट्रैक, इवन दो 8-9 महीने की दौड़ चली नीचे की तरफ, अक्टूबर से लेके जून तक, और उसमें केवल 16% ड्रॉडाउन हुआ निफ्टी की। आप देखेंगे ओवरऑल रिट्रेसमेंट जो बोलते हैं टेक्निकल जार्गन में, दैट वाज टू द टर्नओवर 30%। तो ये एक नॉर्मल सा रिट्रेसमेंट गिना जाता है। अभी 18 महीने की दौड़ चली और 8-9 महीने की, मतलब 50% इन टाइम एंड अबाउट 30-33% इन प्राइस। ये एक नॉर्मल रिएक्शन गिना जाता है बोथ इन प्राइस एंड टाइम। और अभी हम ये जो फॉल है, जो गिरावट हुई 18,400 से लेके 15,200, उसके बीच में काफी रैलीज आए। तो करंट जो रैली आई जून 20 को, लो जो बना 15,200 के निफ्टी फ्यूचर के, और वहां से अभी दौड़ आई 18,200 के आसपास, करीब 3,000 पॉइंट के जो राइज है। ये जो राइज है दैट वाज मोर देन द राइज वी हैव सीन। जनवरी में एक राइज आई, फिर अप्रैल में एक राइज आई, तो और जून की जो राइज है, दिस हैज बीन बिगर इन प्राइस एंड इन टाइम एज कंपेयर टू दी अर्लियर। तो एक पुराने मार्केट एक्सपर्ट हुआ करते थे WD ज्ञान नाम के, उनका एक वे ऑफ एनालिसिस था, वो इसको कहते थे ओवर बैलेंस इन प्राइस इन टाइम। मतलब जब पीछे जो भी प्राइस राइज हुआ हो या फॉल, और जितना भी समय हुआ हो, उससे अधिक प्राइस राइज हो जाए और उससे अधिक समय ले लिया जाए, तो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ अ पॉसिबल चेंज इन ट्रेंड।
ओके। तो ये गिनना चाहिए कि 15,200 जो जून 20 के आसपास लगा और वहां से जो दौड़ आई, जी। दिस इज अ डिफरेंट वन कंपेयर टू जो जनवरी की राइज आई और जो अप्रैल में राइज आई। ओके। तो अगर ये नया राइज है, अब बहुत लोग ये मानते हैं कि नया है तो हुआ नहीं, 18,400 500 के ऊपर तो प्राइस तो हुआ नहीं। बट आप देखेंगे इन सेक्टर्स में आप देखेंगे तो ओवरऑल ये जो 8-9 महीने की जो करेक्शन हुई उसमें एवरेज में कुछ 15-17% से लेके 35% तक की डैमेज हुई अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे आईटी राइट। सेक्टर ले लो, यस। आईटी वाज डाउन 35%, मेटल्स वेर डाउन 30% वगैरह वगैरह। हम्म। बट ये तो गिरावट हुई अलॉन्ग विद द मार्केट, सो यू कुड से इट इज नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। बट यहां से जो रिकवरी आई, उस रिकवरी में बहुत सारे सेक्टर्स है, एफएमसीजी है, कैपिटल गुड्स है, और बहुत बहुत अन्य सेक्टर्स है, पावर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग है। ये सारे सेक्टर्स है ना, ये जाकर के न्यू है बना। राइट। और मोटा मोटा आपके सी इवन योर मिड कैप, द निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 150 या निफ्टी मिड स्मॉल 400 ले लो, वो भी अच्छा खासा दिस थिंग इंप्रूवमेंट आया। दे हैव नॉट मेड न्यू हाइज बट दे आर ऑलमोस्ट ट्रेडिंग नियर द ओल्ड हाइज। और एक छोटा सा नया इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ था कॉल्ड निफ्टी माइक्रो कैप 250, मतलब ये सबसे छोटे छोटे जो मार्केट कैप वाले थे। Even Nifty Micro Cap 250 has retraced almost all of the loss from October to June. तो इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट में खरीदने में बहुत इंटरेस्ट, वो भी स्पेसिफिक एरियाज जहां जहां कोविड की वजह से या स्लोडाउन की वजह से इतना असर पड़ा नहीं, या वहां से जो रिकवरी हुई वो इतना बड़ा जबरदस्त रिकवरी हुआ। जैसे ऑटोज में रिकवरी, वो तो नया हाई बना दिया इंडेक्स ने, और कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग में आ गया तो उसमें भी बड़ा न्यू है हो गया, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा हो गया। तो एट द इकोनॉमी लेवल थिंग्स आर स्टार्टिंग टू इम्प्रूव। और अभी जैसे एचडीएफसी बैंक का लास्ट वीक में आया था कि भाई हमारा 20% क्रेडिट ऑफ टेक हो गया, ये बहुत बड़ा समाचार है टू द मार्केट, सेइंग दैट जो कोविड वाला सिलसिला था, जो स्लोडाउन था, वो सब अभी पीछे गए। इसके बीच में 2 साल में बैंक्स ने भी अपने सारे बुक्स को क्लीन अप कर लिया। नाउ बैंक्स आर रेडी टू लेंड, और सारे कंपनीज ने जबरदस्त कैपेक्स अनाउंस कर दी। स्पेशली केमिकल सेक्टर ले लो, या गवर्नमेंट ले लो, या प्राइवेट सेक्टर ले लो। कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि 2022, 23, 24 के ये जो पीरियड है उसमें टोटल कैपेक्स अनाउंस इज अबाउट 8 लाख करोड़। अब आप सोचिए 8 लाख करोड़ की कैपेक्स अनाउंसमेंट है तो कितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी, कितनी कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी, कितनी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। तो दिस इज व्हाट द मार्केट इज सीइंग, इसीलिए इसमें बहुत बड़ा गिरावट नहीं हो रहा। और वही चार्ट्स में कैप्चर हो रहा है कि भाई जो रिट्रेसमेंट लेवल्स है, जो सपोर्ट लेवल्स है, वो कोई टूट नहीं रहे, और जो सपोर्ट लेवल है वहां पर फ्रेश खरीदारी होगी। सो पीपल आर विलिंग टू बाय बिकॉज दे आर सीइंग a better future, and that is getting reflected in individual charts, in index charts, in sector charts. You are seeing clear new highs, unwillingness to go down, या थोड़ा बहुत गिरते हैं तो फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट में ही रुक जाता है। ये सब जो है टेक्निकल पैमाने से आप देखेंगे तो these are all very positive signs, और उसके बेसिस पे अपने को काम करना चाहिए। दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो मैं बता रहा हूँ, फॉर मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ट्रेडर जो है वो रोज का खेल खेलते रहेगा, ऊपर नीचे। फॉर हिम मैक्रोज डोंट मैटर, फॉर हिम व्हाट मैटर्स इज मेरा एचडीएफसी बैंक कल 20 रुपया बढ़ेगा या घटेगा। सो दैट्स अ डिफरेंट कैटेगरी। So Dr. Narayan, you're also into portfolio management services. If we talk about your portfolio, उसमें आपकी वेटेज किस सेक्टर पे सबसे ज्यादा है और किस पे सबसे कम है? देखिए मेरा सेक्टर बेस्ड ये पिछले 2 साल में नहीं था, क्योंकि एवरीथिंग रहा कि 2020 एक ऐसा माहौल था जहां एवरी स्टॉक वाज चीप, राइट, एवरीथिंग वाज चीप। सो जब व्हेन एवरीथिंग इज चीप you can buy anything, so you just buy something which is showing you momentum. तो मेरा पोर्टफोलियो एडवाइजरी जो है उसमें मैंने एक मॉडल बनाया कॉल्ड द कंबाइंड ग्रोथ एंड मोमेंटम मॉडल। तो जहां स्टॉक्स जिधर ग्रोथ की गुंजाइश है
और उस स्टॉक्स में जब मोमेंटम आता है तो मुझे ये मालूम हो जाता है कि अदर पीपल इन द मार्केट आर शेयरिंग माय व्यू। मतलब तो ही तो मोमेंटम आएगा जब दूसरे लोग भी खरीदेंगे वो स्टॉक को। इट डजंट मैटर कि मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, कोई और खरीदने नहीं आए तो वो स्टॉक तो बढ़ेगा ही नहीं। तो इसीलिए मैंने कंबाइंड ग्रोथ और मोमेंटम मॉडल बनाया। उसके जरिए 2020 टू 22 वाज नॉट सो डिफिकल्ट। लेकिन अब जो मार्केट है वेयर वी आर ट्रेडिंग हियर 18,000 और इट इज नो लॉन्गर चीप। अब जो है सेक्टर बेस्ड काम हो सकता है। तो एक एरिया जो है मैंने जहां पर अच्छा खासा एक्सपोजर लिया है वो है डिफेंस। ओके, आई थिंक जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चेंज क्या है कि फॉर द प्राइवेट सेक्टर वेरी सून द गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बी ए क्लाइंट। अब जो प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं और जो ऑफसेट क्लॉज वगैरह है और दी रिक्वायरमेंट दैट देयर शुड बी लोकल मैन्युफैक्चर, इसमें क्या हो जाएगा कि जो और ये जो लोग आ रहे हैं अधिकतर एमएनसीज है, अधिकतर बड़े बड़े कंपनीज है, तो ये क्लाइंट हो जाएंगे फॉर द स्मॉलर मैन्युफैक्चरर एंड दैट्स अ सी चेंज। क्योंकि जब गवर्नमेंट क्लाइंट रहता है तो वहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वहां पर कोई सर्टेनिटी नहीं है। 10 इट यूज्ड टू गो फॉर 10 years तो कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। अब जबरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है और ट्रांसपेरेंसी भी आ गई है, ऑर्डर्स दिखते हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग। सो डिफेंस इज वन। सो देयर आर फॉर्चुनेटली डिफेंस स्टॉक्स हैव ऑल मूव्ड वेरी वेल। तो आप देखिए कोचिन शिपयार्ड कहाँ चले गया, भारत डायनामिक्स कहाँ चले गया, आपके मजगांव डॉक कहाँ चले गया, ऑल ऑफ देम आर फ्लरिशिंग। अभी भारत फोर्ज, अभी रिसेंटली वीडियो आया था उनके जो ट्रक्स ऑफ अ वेरी हाई क्वालिटी हैज बीन रोल्ड आउट फॉर आर्मी। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है। तो आई थिंक डिफेंस इज वन एरिया वेयर वी आर पुटिंग इन एंड कैपिटल गुड्स। जो मैंने कहा कि इतना जबरदस्त कैपेक्स होने वाला है तो कैपिटल गुड मैन्युफैक्चरिंग हैज टू डू वेल। उसमें कोई मतलब देयर इज नो क्वेश्चन कि दे विल नॉट डू वेल। नाउ द क्वेश्चन इज ओनली कि वो 1 साल में अच्छा करेंगे कि 3 साल में अच्छा करेंगे, बट अच्छा तो करेंगे ही, उसमें कोई दो राह ही नहीं है। Right, so capital goods is an area which I am really looking into. और तीसरा जो मैं देख रहा हूँ वो है जो राइस तो आया 2020-2021 में और जहां पर कोई प्राइस डैमेज ही नहीं हुआ। मतलब वो ऊंचे लेवल पे वो सारे स्टॉक कंसोलिडेट ही किए, उसमें कोई रिएक्शन नहीं आया। हालांकि वो सेक्टर 20% गिर गया या 25% गिर गया, लेकिन स्टॉक केवल 5-10% गिरा। So which means these are the strong stocks in the market. So वैसे टाइप स्टॉक्स में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सो आपने बताया कि डिफेंस सेक्टर आपको काफी अच्छा लगता है डॉक्टर नारायण। हमने इस पिछले 2 साल 2.5 साल में देखा सर कि there's a flow of new investors into the markets. डीमैट अकाउंट्स धड़ाधड़ खुल रहे हैं, 10 करोड़ के डीमैट अकाउंट्स खुल चुके हैं और हर महीने में लाखों डीमैट अकाउंट्स जो है वो ऐड होते हैं। और इसके चलते हुए टेक्निकल एनालिसिस को लेके बहुत सारे नए फेसेस इंस्टाग्राम, ट्विटर, सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे आ चुके हैं, जो अच्छे भी है और जो शायद बिना पढ़े लिखे वाले लोग भी है जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि टेक्निकल एनालिसिस क्या इतना आसान है कि कोई भी कर सकता है, और इसके लिए कोई रूल बुक है जो फॉलो करनी होती है टू बी ए गुड टेक्निकल एनालिस्ट? देखिए ये जो सर्ज हो गई डीमैट अकाउंट्स की, राइट, आई थिंक कोविड की वजह से हुई। लोग अपने व्यवसाय चेंज करना पड़ा, किसी को छोड़ना पड़ा, अपना धंधा फोल्ड हो गया, तो वेरियस रीजंस। सो पीपल हैड टू डू समथिंग। और स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां पर कोई एंट्री बैरियर तो है नहीं। आप डीमैट अकाउंट खोल दो तो और उसमें रुपया डाल दो तो कल से शुरू, राइट, आपके अकाउंट को फंडिंग कर दो तो यू आर इन बिजनेस। और स्टॉक मार्केट तभी थोड़ी सी दौड़ भी हो गई थी फ्रॉम मार्च। तो ये जून जुलाई अगस्त के बाद ये डीमैट अकाउंट्स खोलने का जो सिलसिला बहुत जबरदस्त उसने तेजी पकड़ लिया। और लोग when the market is in a very strong run तो मार्केट में रुपया बनाना भी आसान है। जो नए नए लोग आए तो वो लोग ने रुपया भी बनाया, तो बहुत लोग को ऐसा लगा कि भाई ये तो बहुत जबरदस्त एरिया है, कोई जानने का जरूरी नहीं है, थोड़ा रुपया लेके आओ और काफी रुपया कमाओ। आई थिंक ये दौड़ चलते रही वेरी कंफर्टेबली टिल अबाउट सितंबर अक्टूबर। तो वहां तक तो ये संख्या बहुत बढ़ गई, 5 करोड़ 10 करोड़ और ऑल दोज बिग बिग नंबर्स।
राइट। तो ये जब तक ये दौड़ चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनीबॉडी कैन मेक मनी। वो केवल लक से होता है, लक से ज्यादा मार्केट आपके लिए रुपया बनाती है, आप नहीं बना रहे हो रुपया। ये डिस्टिंक्शन आपको समझना बहुत जरूरी है। यू आर नॉट मेकिंग द मनी, मार्केट इज मेकिंग द मनी फॉर यू। बट एक बार ये जो बुलिश दौड़ जो है, वो भी रोबस्ट दौड़ जो है, वो जब रुक जाती है, जैसे हुआ अक्टूबर में, उसके बाद जो गिरावट आई, वहां पर ये सब लोगों की चंपी हो गई बहुत बुरी तरह से। तो तब जाकर के एहसास हुआ कि भाई ये दिस इज नॉट सो इजी कि मैं कुछ भी खरीद लूं और वो कल ऊंचा भाव में बिक जाएगा और मुझे रुपया मिल जाएगा। और इसके बीच में इतने सारे लोग आए जिसके पास कैपिटल एकदम कम था। कोई 50,000 लेके आया, कोई 1 लाख रुपया लेके आया, और उन्होंने देखा कि भाई 50,000 1 लाख रुपए में तो फ्यूचर की ट्रेडिंग हो नहीं सकती, क्योंकि मार्जिन पूरे नहीं होते हैं। तो वो सब सारे ऑप्शन में घुस गए, और ऑप्शन में घुसे, और वहां पर क्योंकि तेजी का दौर चल रहा था, तो पुट बेच दो, पुट बेचने का एक सिलसिला हो गया। रिएक्शन इंट्राडे में कॉल बेच दो, 9:20 पे स्ट्रैडल बेच दो। ये सब थोड़े टेक्निक्स जो चल रहे थे वो किए, बट व्हेन मार्केट स्टॉप्स ट्रेंडिंग एंड स्टार्ट्स बिकम चॉपी, ये सारे स्ट्रैटेजी जो है ना, ये सारे पिट जाते हैं और बुरी तरह से। जिसके पास कैपिटल हो और जिसके पास थोड़ा बहुत जानकारी हो, वो इससे बच सकता है। बट अधिकतर लोग ऐसे हो गए जिसके पास कोई जानकारी नहीं थी और उनके पास कैपिटल भी नहीं था, तो वो लोग बहुत बुरी तरह से पिट गए। तब जाकर के एहसास हुआ कि भाई कुछ सीखने का जरूरत है, और फंडामेंटल सिखाने वाले कोई होता नहीं। लोग तो प्रोफेशनल व्हेन दे डू देयर प्रोफेशनल मैनेजमेंट डिग्री, तब जाकर के कुछ फंडामेंटल के बारे में सीखते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस सिखाने वाले बहुत सारे थे। अब सडनली टेक्निकल एनालिसिस, ये देखिए डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल में इन्फिनिट नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जो सब इंपैक्ट करते हैं प्राइस एक्शन को। टेक्निकल एनालिसिस में केवल 2 वेरिएबल होता है, एक है प्राइस और दूसरा है वॉल्यूम। तो लर्निंग समथिंग विच हैज वेरी लिमिटेड वेरिएबल्स, मतलब 2 ही वेरिएबल है, और उसको तरह तरह से आपको सीखना है और उसको पेश करना है। दिस इज फाइनाइट। तो इसकी लर्निंग हो सकती है, कोई 2 दिन में सिखा देता है, कोई 2 हफ्ते में सिखा देता है, कोई 2 महीने में सिखा देता है, और कोई 2 साल में सिखाता है। इट्स ओनली डिफरेंस इन डेप्थ। बट आप इसको 2 दिन में भी सीख सकते हैं। और बहुत सारे लोग को क्विक फिक्स चाहिए था कि भाई मुझे रुपया जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाने वाले सब 2 दिन वाले से सीखे। तो ये डिमांड आ गई, तो यूट्यूबर आ गए ढेर सारे। मतलब पहले गिन चुन के 10 यूट्यूब में आपको लेसन मिलता था, अभी 2 लाख लोग आ गए। तो मार्केट है तो सप्लाई भी तो आगा। सो सप्लाई और डिमांड वहां पर मैच होते जा रहा है, और अभी भी डिमांड इज नॉट सेटेड। तो जब भी यूट्यूब इतना इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इन अ वे इट इज गुड, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो मिल रहा है और कुछ तो सीख मिल रहा है। बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि यूट्यूब में आप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग ले नहीं सकते। यूट्यूब और गूगल में सारा इंफॉर्मेशन है अनडाउटेडली, बट वो स्ट्रक्चर्ड वे में व्हाट कम्स ए, व्हाट कम्स बी, व्हाट कम्स सी, व्हाट कम्स डी, ऐसे आप लर्न करेंगे तो वो लर्निंग बैठेगा और आपका लाइफ, पूरा लाइफ में आपको काम आएगा। बट यूट्यूब में क्या है, लोग एकदम रैंडमली सीखते हैं, नीड बेस्ड सीखते हैं, फिर वो सारे अभिमन्यु हो जाते हैं कि भाई काम एक कर सकते हैं, बट उसके आगे जब प्रॉब्लम आई तो दे डोंट नो हाउ टू सॉल्व। तो ये एक प्रॉब्लम है विच इज देयर। बट मेरा रिकमेंडेशन या स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कहिए इसको, कि पीपल शुड लर्न फ्रॉम इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन इम्पार्ट करते हैं टेक्निकल्स में। टेक्निकल इज फाइनाइट, लर्निंग इज पॉसिबल इन अ शॉर्टर टाइम, एप्लीकेशन इज पॉसिबल क्योंकि ढेर सारे सॉफ्टवेयर है और दे आर इनएक्सपेंसिव, और आजकल तो ब्रोकर टर्मिनल्स में फ्री में भी मिलते हैं। तो सॉफ्टवेयर हैव बिकम फ्री, मटेरियल तो अबंडेंट है गूगल में, सारे किताबें आपको हो जेरोक्स वाले कॉपी भी मिल जाते हैं। तो रीडिंग मटेरियल है, जिसको रीड करने का आदत अभी भी हो वो भी है, बहुत सारे एडवाइजर्स भी है। तो आपको टेक्निकल एरिया में यू विल नॉट सफर फॉर लैक ऑफ सप्लाई, इसीलिए इसमें इतना जबरदस्त इंटरेस्ट आ गया। और ये आसान भी है। वंस यू लर्न इट देन एवरीबडी फील्स केपेबल कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। आप फंडामेंटल सिखाने जाओगे तो बहुत लोग को ऐसा है कि मैं ये शायद मैं ये मुझसे नहीं हो पाएगा,
Whereas टेक्निकल्स में वो नहीं है कि सबको ये लगता है कि ये मैं कर सकता हूँ. That is why the popularity and that is why the surge कि आज के तारीख में आप गिनेंगे तो every third fellow in the market is a technical analyst. जब 1980s में शुरू किया तो you Right. could count it in one hand कि कितने technical analysts हैं. बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू डॉक्टर नारायण फॉर योर टाइम. प्लेजर स्पीकिंग विद यू. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत सीखने को भी मिला. थैंक यू सो मच. Thank you so much for having me. My pleasure. तो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.